नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भारतीय एथलेटिक्स के उभरते सितारों गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेश कुजूर की उपलब्धियों की सराहना की। दोनों खिलाड़ियों की सफलता को नई पीढ़ी के लिए बताया प्रेरणादायक। पीएम ने मन की बात में देश में पड़ रही भीषण गर्मी पर जताई चिंता। गर्मी से लड़ने के देसी नुस्खों का जिक्र करते हुए लोगों से खुद का ध्यान रखने की अपील। अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले पर बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हिमाचल नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला और सोलन में हासिल की जीत। सत्ताधारी कांग्रेस केवल पालमपुर जीतने में रही सफल। और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आज खिताबी भिड़ंत। अहमदाबाद में खेला जाएगा मुकाबला। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में पीएम मोदी ने गर्मी के दौरान देश के अलग अलग कोने में बनने वाले ठंडे पेय को लेकर भी अपने विचार साझा किए। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है। पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूरोप दौरे के दौरान चोलकाल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपे जाने का जिक्र किया। तो साथ ही पीएम ने छत्तीसगढ़ में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं पर अपने विचार देश की जनता के साथ साझा किए। ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा नदी में डॉल्फिन के अस्तित्व को बचाने और संरक्षण की दिशा में कुछ लोगों के धैर्य और प्रयास की खूब प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस को लेकर भी अपना विचार साझा किया। भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया।
जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां तृणमूल कांग्रेस के सांसद और नेता अभिषेक बनर्जी की अगर बात की जाए, हमने देखा था किस तरीके से लगातार उन पर जो वहां पर जनता का आक्रोश नज़र आया था। उसके बाद पुलिस ने यहां पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और इस दौरान 5 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये मामला दर्ज कराया। वीडियो फुटेज की गहन जांच के बाद पुलिस ने 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आकाश गायन, निर्माल्य सेनगुप्ता, काजल दास और देवाशीष दत्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी आकाश गायन तृणमूल कांग्रेस के ही दिवंगत कार्यकर्ता संजू कर्मकार के परिवार का बेहद करीबी है। अभिषेक बनर्जी जिस वक्त संजू कर्मकार के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे थे, उसी दौरान ये वारदात हुई। वीडियो फुटेज से साफ हुआ है कि अभिषेक बनर्जी पर सबसे पहले हाथ उठाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही आकाश गायन था। पुलिस फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद पर कथित रूप से हमला हुआ है। सांसद कल्याण बनर्जी चंगीतला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इसी दौरान थाने के सामने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और कथित तौर पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद कल्याण बनर्जी का रास्ता रोकते हुए उन्हें काले झंडे भी दिखाए। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और केंद्रीय बल तैनात किया गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि ज्ञापन देते जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ से उन पर पत्थर फेंके गए। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कल्याण बनर्जी सिर्फ प्रचार पाने के लिए नाटक कर रहे हैं। घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे पहले शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। वे चुनाव के बाद शनिवार को हिंसा में मारे गए एक तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार से मिलने सोनारपुर गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हमले को लेकर भाजपा पर लग रहे आरोपों को मंत्री दिलीप घोष ने पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि राज्य में भाजपा सरकार है, इसलिए टीएमसी नेता सुरक्षित हैं। बीजेपी है, भगवान का शुक्र करो कि बीजेपी सत्ता में आई है, नहीं तो कोई टीएमसी का नाम नहीं मिलता। आज एक भी नहीं बचते नेता, रास्ता में उतार उतार के मारते लोग। हम ही रोक रहे हैं लोगों को और हम रोकेंगे, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता दीपजीत सरकार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उनका दावा है कि इस वीडियो में टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अस्पताल के सीईओ को धमकाती हुई दिखाई दे रही हैं और सुनाई दे रही हैं। देवजीत सरकार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अपने बर्ताव के लिए ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। इस पोस्ट में उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्या यह अभिषेक बनर्जी को सीआईडी के समन से बचाने की कोशिश है। उन्होंने आगे लिखा कि जिन मरीजों को सचमुच इलाज की ज़रूरत है, उन्हें राजनीतिक दबाव की वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में गए थे, जहां पर उन पर हमला हुआ था। पश्चिम बंगाल में पूर्णस्थली के भूतपूर्व टीएमसी विधायक तपन चट्टोपाध्याय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तपन चट्टोपाध्याय के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप है कि अपनी विधायकी का इस्तेमाल कर उन्होंने सरकारी सामान और अन्य सामग्री को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा। शिकायतकर्ता ने पुलिस को कथित तौर पर उन स्थानों की जानकारी भी दी थी जहां सामान छिपाकर रखे जाने का दावा किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पूर्व विधायक के आवास और अन्य संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली और कथित रूप से बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया गया। बरामद सामग्री के स्रोत और वैधता को लेकर पुलिस जांच कर रही है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक तपन चट्टोपाध्याय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में मंडी, धर्मशाला और सोलन में जीत हासिल कर ली है। वहीं राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस केवल पालमपुर जीतने में ही सफल रही। चारों नगर निगमों के लिए 17 मई को वोटिंग हुई थी, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। मंडी में भाजपा ने 12 वार्ड जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक वार्ड यहां जीता। सोलन में भाजपा ने 8 में से 6 वार्ड जीते। धर्मशाला में भी भाजपा ने आसान जीत हासिल की। पालमपुर में जिन 10 वार्डों के नतीजे घोषित हुए, उनमें से कांग्रेस ने 9 वार्ड जीते हैं। वहीं भाजपा की बम्पर जीत के बाद पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मैं मंडी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने बहुत बड़ा एक तरफा जनादेश यहाँ मंडी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। जिस प्रकार से ये 4 साल का कांग्रेस का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश है और शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के चुनाव टालने की कोशिश कर रहे थे। जनरल NS राजा सुब्रमणी ने देश के नए CDS का पदभार संभाल लिया है। जनरल सुब्रमणी ने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है, जिन्होंने शनिवार को देश के वरिष्ठतम सैन्य कमांडर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। CDS जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर जनरल सुब्रमणी ने कहा कि वो सशस्त्र बलों में जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। I am honored to assume charge as the Chief of Defence Staff. We are grateful to the nation for the trust reposed in the armed forces. We, the Indian Army, Navy, Air Force, Ministry of Defence, strategic institutions, and all stakeholders stand united as part of the whole of nation approach to strengthen India's security. We are committed to implement the vision of our Honorable Prime Minister, Jai, jointness, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन। और आपको बता दें, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। एडमिरल स्वामीनाथन इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। As all of you know, the Indian Navy stands vigilant to protect national interests wherever they are and is very actively deployed in a regional security environment that continues to remain challenging, complex, unpredictable and uncertain. It shall be my highest priority to ensure that the Indian Navy maintains the highest level of operational readiness and combat effectiveness so that it can protect the nation's security and economic interests wherever they can be. वहीं पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि एडमिरल स्वामीनाथन एक असाधारण नेतृत्व क्षमता वाले लीडर हैं। वह हमारी नौसेना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। Over the past few years, as you would have seen, whenever the nation called, the Navy delivered.
We saw it during Operation Sindoor, which still continues. And we are seeing it now during Operation Urja Suraksha, during the turmoil in the West Asia. I want to thank the Government of India for entrusting me with this responsibility to lead the Indian Navy. और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां रुद्रप्रयाग जिला समेत पहाड़ी जिलों में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। मौसम सामान्य होने तक यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। रुद्रप्रयाग पुलिस के अनुसार जिले में बीती देर रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश और आंधी चलने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवागमन कर रहे सभी यात्रियों को तत्काल प्रभाव से निकटतम होल्डिंग एरिया में रोकने और केदारनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर रोके जाने के निर्देश दिए हैं। सभी सेक्टर अधिकारियों और पुलिस प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी यात्री को मौसम सामान्य होने तक आगे ना बढ़ने दिया जाए। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा खुद लगातार मौसम की स्थिति, यात्रा मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खराब मौसम को देखते हुए पौड़ी पुलिस की ओर से केदारनाथ की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को सुरक्षा के दृष्टिगत श्रीनगर क्षेत्र में रोका जा रहा है। उन्हें नगर में निर्धारित किए गए होल्डिंग एरिया में पार्क कराया जा रहा है। पौड़ी पुलिस के अनुसार मौसम सामान्य होने और मार्ग की स्थिति सुरक्षित पाए जाने के उपरांत ही वाहनों और यात्रियों को आगे भेजा जाएगा। अधिकारियों ने सभी श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक यात्रा से बचें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जिम्मेदार और रचनात्मक मीडिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सरकारों, नीतियों और राजनीतिक नेताओं की आलोचना लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह आलोचना ईमानदार और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। केरल के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वस्थ और तथ्यपरक आलोचना लोकतंत्र को मजबूत बनाने के साथ साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने मीडिया संस्थानों से आग्रह किया कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने और जनहित के मुद्दों को सामने लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहें। Deepika itself is a great history, and I appreciate it in the God's own country, Kerala. It is outstandingly doing well. It is 140 years is a remarkable journey of commitment, courage, credibility, and public service. Our Chief Minister Paranju, we should face the criticism. വിമർശനങ്ങളെ താങ്ങണം. വിമർശനങ്ങൾ വേണ്ടു. ஆனா அதுல சத்தியம் இருக்கணும், சத்தியம் പറയணும், அப்பதான் அந்த விமர்சனம் ஆகும்। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने समाज को एक सकारात्मक मार्ग पर चलने की नसीहत देते हुए कहा कि समाज सिर्फ एक रात में नहीं बदला जाता है। हमें हर किसी के सही काम, सकारात्मक प्रयास की सराहना करनी चाहिए, तभी हम एक महान सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकते हैं। All the good efforts should be encouraged by every section of the society. We may belong to different religion, we may belong to different caste, we may belong to a different, our mother tongue may be different, we may belong to a different linguistic. That is all are not important. What is important is we have to appreciate the right work, positive effort, the right effort of everyone. Then only we can form a great
positive society. Positive society cannot be created overnight. Without the contribution of everyone, creating a positive society is never possible. देश के अन्नदाताओं की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केंद्र सरकार का एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू करने जा रही है। कल से 30 जून तक पूरे देश में महीने भर का खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं बल्कि खेतों को बचाने, मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों को सही समय पर सही सलाह देने का जन आंदोलन बनेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर असंतुलित उपयोगों इसका उपयोग कम करना अभियान का प्रमुख उद्देश्य होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि यह अभियान पंचायत से लेकर राज्य और केंद्र तक साझी भागीदारी के मॉडल पर चलेगा। कृषि मंत्री ने मौसम की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को मौसम, मिट्टी की स्थिति और बाजार के अनुसार व्यावहारिक सलाह दी जाएगी। फसल विविधीकरण, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा और जोखिम प्रबंधन पर विशेष ध्यान रहेगा। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अभियान को केवल विभागीय दायरे में सीमित नहीं रखा जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया जाएगा और मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों से भी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास होगा ताकि ये अभियान एक प्रशासनिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर जन सहभागिता का मजबूत मॉडल बन सके। और बात बिहार की, जहां एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास को लेकर सियासत गर्मा गई है। बिहार सरकार की ओर से राजधानी पटना में 10 सर्कुलर रोड पर स्थित पुराना सरकारी बंगला राबड़ी देवी को खाली करने के लिए तीसरी बार नोटिस दिया गया। इस बीच उन्होंने अपना आवास खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही सरकार को भी चुनौती दी है कि अगर आवास खाली कराना है तो पुलिस भेजकर जबरदस्ती खाली कराया जाए। इस बीच भवन निर्माण विभाग ने इस बंगले को पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया है और राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 15 दिन की और मोहलत दी है। उन्हें बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते होर्डिंग रोड पर आवास संख्या 39 आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करने के बयान को लेकर एनडीए पर हमलावर हो गई हैं। एनडीए का कहना है कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष को समझना चाहिए कि राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। सरकारी आवास जनता की प्रॉपर्टी हैं, जबकि पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम ने आरोप लगाया कि उनके दलित होने की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा बर्ताव कर रही हैं। हालांकि अगर मामला हाईकोर्ट गया तो स्टे लग सकता है, लेकिन विभाग की तरफ से नेता प्रतिपक्ष को करीब 6 महीने का लंबा वक्त आवास खाली करने के लिए दिया गया। ऐसे में कोर्ट में भी सरकार का पक्ष मजबूत दिख रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरा द्विपक्षीय रक्षा संवाद नई दिल्ली में 1 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स करेंगे। इस संवाद का उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा और सुरक्षा सहयोग की समीक्षा करना और नए अवसर तलाशना है। बैठक में सेना के सामंजस्य को बढ़ाने, रक्षा उद्योगों में सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा घटनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। उम्मीद है कि इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक विश्वास बढ़ेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। रिचर्ड माल्स की यह यात्रा अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में हुए पहले सम्मेलन के बाद हो रही है। यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बढ़ती गति और सहयोग को दर्शाती है। ऑस्ट्रेलिया भारत के खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र में दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों की पहचान करने और संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। ये बैठक सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी की परिपक्वता और भविष्य की संभावनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।